Yes, hello dear students. This is Jyoti Sokla and welcome to you all in this channel. Let's study basics with me. So yes students, आपकी डिमांड पर आज हमने रिवीजन सेशन लेके आया है और इसके साथ में हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे क्लास 9th का। ठीक है, तो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। प्लस उससे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों में हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ मोशन, राइट। अब आप सभी को मालूम है कि मोशन क्या होता है। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स अ पोजीशन चेंज विद टाइम, राइट। या आप ये भी बोल सकते हो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, राइट। अब अगर इसी का जस्ट अपोजिट आपको रेस्ट बताना हो तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स अ पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, राइट। सो ये आपका हो जाता है रेस्ट का डेफिनेशन। लेट अस सी, अब कुछ चीज़ें आती हैं जिससे अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट, मोशन इज रिलेटिव। यहाँ पर कुछ दूसरे पॉइंट्स हैं, लाइक आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या होता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डिस्टेंस, राइट। तो टोटल पाथ यानी कि जो डिस्टेंस होता है ना वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है। जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो आपका कहलाता है डिस्टेंस। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की ना तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल क्या हो गया, स्टार्टिंग, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज यहाँ से ए प्लेस से स्टार्ट हुआ और बी तक गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, ये है शॉर्टेस्ट पाथ और इस पाथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्टेंस में जो होता है ना वो इसका मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर के कोई 5 किलोमीटर गया, फिर मुड़ गया 10 किलोमीटर, फिर मतलब कितना भी दूर हो सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर ही इनिशियल से लेकर के फाइनल पॉइंट होता है। एंड दैट इज़ वाई एक हो जाता है आपका स्केलर और एक हो जाता है आपका वेक्टर। अगर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं तो कौन सा स्केलर होता है, कौन सा वेक्टर होता है, तो ये हो जाता है आपका स्केलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो आपका वेक्टर हो जाएगा। लेट अस सी, अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये आपसे पूछा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी, लेट अस सी, हम थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। हाँ, स्केलर क्वांटिटी, राइट। स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड तो होगा, इसे हम थोड़ा सा पतला पॉइंट लगते हैं, मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। बट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड इसका क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो वेक्टर में दोनों ही चीज़ें होती हैं। प्लस उसके साथ क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता या ज़ीरो नहीं हो सकता। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। क्लियर। और क्या डिफरेंसेस, अगर आपसे डिफरेंसेस पूछा जाए तो अब आप और कौन कौन से डिफरेंसेस बता सकते हो। जो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है ना वो अलजेब्राइक रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो अलजेब्राइक रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इस तरीके के आप पॉइंट्स बता सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका, अगर हम स्केलर में बात करते हैं तो आपका हो जाता है डिस्टेंस हो जाता है, स्पीड हो जाता है, राइट, ये हो जाते हैं। अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और आपका वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होंगी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में। अब मोशन के टाइप्स पूछे जाते हैं कि क्या होता है, कितने टाइप होते हैं। बेसिकली आपको मालूम होगा कि अगर जनरल टाइप की बात करते हैं तो बहुत सारे टाइप हो जाते हैं ना, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया और आपका वाइब्रेटरी मोशन हो गया। लेकिन जो आपको डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपके जो सिलेबस में है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो आपका दो है। कौन कौन सा है, एक है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो लेट अस सी क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान देना, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब समझ रहे हो आप। जैसे कि ये अगर हम टाइम को ले लें, टाइम को जैसे हो गया 2 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 6 मिनट, तो इसका गैपिंग देख रहे हो, इंटरवल देख रहे हो, 2-2 मिनट का है। कितने मिनट का, 2-2 मिनट का। और जो डिस्टेंस है ना उसमें भी इंटरवल सेम हो, जैसे कि
ये 2 किलोमीटर रहा, फिर 8 किलोमीटर रहा, तो कितने की गैपिंग, यहाँ पे 6 की गैपिंग हमने देखा, फिर 14 किलोमीटर रहे, ठीक है, यानी कि इंटरवल सेम रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। समझ पा रहे हो आप? तो क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन अ मोशन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, कितना जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल होगा। जैसे पहले मिनट में हो गया 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, और दूसरे मिनट, ये पहले मिनट में ना, दूसरे मिनट में ये कवर कर रहा है 3 किलोमीटर, फिर चौथे मिनट में ये 4 किलोमीटर। तो देख पा रहे हो 1 2 ये 3 मिनट हो गया ना। तो टाइम का जो है वो इंटरवल तो सही है, यानी 1 मिनट की गैपिंग आ रही है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस को देखो तो 1 यहाँ पर 3 यानी कि 2 किलोमीटर की गैपिंग आ गई, 4 किलोमीटर यहाँ पर देख रहे हो, फिर यहाँ 4 हो गया यानी कि 1 किलोमीटर की गैपिंग आ गई। तो यानी आप देख रहे हो कि डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल इंटरवल नहीं है, राइट, लेकिन टाइम का इंटरवल हम देखें तो सही है। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज ना इसको आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हो, लेट अस सी, मैं थोड़ा सा ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करके, इधर जगह नहीं है, यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हो, सपोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको दिखाना है कि ये आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। तो हम क्या करते हैं, इधर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, इधर हमारा टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस इधर हम ले लेते हैं, जैसे 2 किलोमीटर हो गया, इधर 4 किलोमीटर हो गया, 2 4 फिर 6 किलोमीटर हो गया। ऐसे इधर हम ले ले रहे हैं 2 मिनट, ठीक है, या सेकंड में ले लो 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 2 की गैपिंग ही रहेगी ना, 4 to 6 सेकंड, ठीक है। और आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो आपका ये सीधे जाएगा जो ग्राफ बनेगा, राइट। वहीं पर जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो उसमें जो आपका डिस्टेंस होगा ना उसको अलग अलग ले लेना है आपको। जैसे पहले आपने ले लिया 2 किलोमीटर, दूसरा आपने ले लिया 3 किलोमीटर, फिर आपने ले लिया 7 किलोमीटर, ठीक है। टाइम आपको सेम रखना है, जैसे कि इधर हो गया 2 मिनट, 4 मिनट, हाँ, इधर 6 मिनट। और इसका जो जाएगा ना आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो आपका ग्राफ होगा ना वो स्ट्रेट ना हो करके, बल्कि आप कर्व दिखा सकते हो या जिग जैग दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से, राइट, या फिर कुछ जिग जैग, आपको इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देना है, क्लियर। अब इसमें हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं और उसके बाद जल्दी से हम खत्म करेंगे इसको। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन आपने देख लिया, राइट। नेक्स्ट वन इज स्पीड। स्पीड क्या हो जाता है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम रेफर्ड एज स्पीड। क्या हो गया, यानी डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू, आपने फार्मूला, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, राइट। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। कभी भी आपको डिस्टेंस टाइम गिवन हो और आपको स्पीड निकालना हो, यूनिट क्या हो जाता है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किस में, मीटर में, एंड टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या है स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड की बात आती है, जब एवरेज, आपने एवरेज निकालने, आप जानते हो ना क्या करते हैं, हम टोटल कर देते हैं। तो एवरेज स्पीड जब भी निकालना हो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एन एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन। तो क्या करेंगे हम, जो आपका फॉर्मूला है ना स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसी में आप क्या करेंगे, ऊपर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो आपको क्या लिख लेना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। सो ये हो गया आपका एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला। और कभी भी आपको एवरेज डिस्टेंस निकालना हो, ये एवरेज स्पीड निकालना हो, तो आप डिस्टेंस को एवरेज ऐड कर लो और आपका टाइम आपका निकल आएगा। सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाता है, अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था ना, उसी से आपका वेलोसिटी भी निकल आता है। अभी हमने वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए फार्मूला देखा था, क्या होता है वो, डिस्टेंस पर यूनिट ना, लेकिन इसमें वेलोसिटी इज दी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनिट डायरेक्शन, ठीक है। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। देखो
इनडिफिनिट, ये थोड़ा सा इन अलग हो जाएगा, डिफिनिट अलग हो जाएगा ना, इसका एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है वेलोसिटी में, स्पीड में डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता। या फिर इसको आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर? व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका जो यूनिट होगा स्पीड की तरह ही होगा, यानी मीटर पर सेकंड ही होगा इसका भी फॉर्मूला। लेट अस सी एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है ना, यानी कि कितने मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है या कुछ भी चल रहा है ना, कुछ भी मूव कर रहा है, आपकी साइकिल चल रही है या कोई मशीन मूव कर रहा है, तो कितने पर सेकंड से कितने टाइम में वो चल रहा है, दैट इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, स्पीड आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा ये वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, जैसे आपका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सपोज u से, और फाइनल वेलोसिटी को कर ले रहे हैं v तक। तो कोई एक पर्सन है वो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो कितना चेंज आया, यानी v से u तक ट्रैवल किया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, v माइनस u, और अपन टाइम होता है इन यूनिट टाइम, तो ये हो गया हमारा टाइम। तो क्या हो गया, ये a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, ये देख रहे हो ना, बाद में जो जहाँ तक पहुँचा तो पहुँचने वाला एंडिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, एंडिंग वेलोसिटी क्या हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, एंड स्टार्टिंग वेलोसिटी इज योर इनिशियल वेलोसिटी। सो v माइनस यू अपॉन टी। सो अगर इसका जो है यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ये आप देख रहे हो कि इसका होता है वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम का होता है सेकंड। अब ये सेकंड ना इस सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन का। होप आपको याद रहेगा स्टूडेंट्स। अगर आपको ना एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ऐसा हो सकता है कि किसी किसी को 2 से 3 बार में आता है समझ में, या फिर नहीं याद हो पाता एक बार में, तो आप थोड़ा सा वीडियो को 2-3 बार आप देख लोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी मैं इसमें सिर्फ जनरल चीज़ें बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। अच्छा, सपोज आपको ये क्वेश्चन बन जाता है ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, तो अभी जस्ट हमने ये फार्मूला देखा ना, क्या, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इट मीन्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द रिलेशन, इट मीन्स velocity changing is acceleration. So what relation you can find out here? तो ये आपका changing the velocity per unit time is acceleration. It means अगर हम रिलेशन की बात करें ना, तो क्या हो जाता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी ना, अगर वेलोसिटी में ज़्यादा चेंजेस होगा तो एक्सेलरेशन में भी ज़्यादा चेंजेस होगा, राइट। बट टाइम में अगर ज़्यादा हुआ, ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा लगा तो एक्सेलरेशन आपका कम रहेगा। तो क्या अगर हम रिलेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, अच्छा, टाइम से अगर हम रिलेट करें तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, राइट। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, होप आपको ये क्लियर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर ना इस फार्मूले से आपसे क्वेश्चन भी पूछा सकता है, जैसे आपको दे दिया जाए, सपोज इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूँगी, और फिर सपोज आपको मिल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू गिव अ क्वेश्चन। सपोज v इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड u इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम इज गिवन 2 सेकेंड, कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। तो आपके फार्मूले से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू, इट मीन्स 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड टाइम इज गिवन 2, राइट, डिवाइड करेंगे हम, 2 5 ज़ा 10, इट मीन्स 5। अब यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So acceleration, value of acceleration is 5 meter per second square. Hope you all are clear. Okay students, so
बट एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि मीटर पर सेकंड ना दे करके दे दिया जाता है आपको किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर अगर दिया हो तो आप इंटू 5/18 कर दो और आपको पहले कन्वर्ट कर लेना होगा मीटर पर सेकंड में। और इसी तरीके से अगर टाइम आवर में दिया हो या सेकंड में दिया हो, सेकंड में दिया है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में ही रखना है आपको। अगर आपका टाइम भी मिनट में दिया हो तो उसको भी आपको चेंज कर लेना होगा। ओके, बाकी ये वाला हमने अभी ग्राफ देखा था। नेक्स्ट वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मोशन देखो स्टूडेंट्स, अगर मोशन को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हो ना, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है राइट, इधर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेट टाइम, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाता है। ठीक है, इसमें जब हम मोशन को दिखाते हैं तो मोशन के लिए आप अगर सीधे लाइन खींचते हो, स्ट्रेट लाइन आप दिखाते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन राइट। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम क्या करते हैं, ये कर्व्ड कर देते हैं या तो जिग जैग कुछ कर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट स्टूडेंट्स अगर आपको रेस्ट दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे। ठीक है, तो आपका ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं मोशन और रेस्ट के लिए। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही ये लास्ट टॉपिक है आपका और ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया, मतलब रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको इक्वेशन मालूम होना चाहिए राइट। तो 3 इक्वेशन है बेसिकली, इसका प्रूफ डेरिवेशन सिलेबस से हटा दिया गया है, सीबीएसई ने हटा दिया है, तो आपके मिड टर्म एग्जाम में भी नहीं आने वाला है क्योंकि सीबीएसई के द्वारा रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन just for the basic knowledge you have to know that what is the equation of motion right। तो let us see the 3 equation of motion। तो first equation आपका हो जाता है v is equal to u plus at। okay, and second equation is s is equal to ut plus half at square। ठीक है, and third equation is v square minus u square is equal to 2as। स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका डेरिवेशन जरूरी नहीं है क्योंकि सीबीएसई ने डेरिवेशन इसको हटा दिया है, ये आपके उसमें नहीं है, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। आपके स्कूल में अगर पढ़ाया गया है तो ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपसे इक्वेशन पूछा सकता है, डेरिवेशन नहीं। ठीक है, तो डेरिवेशन पर आप फोकस ना करो। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ क्लियर होंगी। अच्छा, इसमें आप मुझे बताना, इसमें जो v है वो क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। यहाँ पर s क्या डिनोट करता है, s इज द डिस्टेंस, फिर आपका ut हाफ at स्क्वायर, ये वही सब चीज़ें फिर से आ गई राइट। तो ये सब आइडेंटिटीज़ के बारे में थोड़ा सा आप मालूम रखना। तो ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर में आप बस यही सब चीज़ें आपसे पूछ ही सकती हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, उसके साथ में आपका जो यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, वो चीज़ें बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फर्स्ट चैप्टर। बस आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन राइट। आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो यही है, लॉ ऑफ मोशन। सो लेट अस सी, सबसे पहले तो फोर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं फोर्स। हम सबको मालूम है कि न्यूटन द ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने 3 लॉज दिए थे, जिनका सेकंड लॉ को हम बोलते हैं फोर्स लॉ। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 करके तीनों ही लॉज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन राइट, कि फोर्स होता क्या है। सो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पुश आर पुल राइट। सो उसमें आपको थोड़ा सा, आप अगर चाहो तो थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो थोड़ा। पुश आर पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, क्या प्रोड्यूस करें, एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन विच इट एक्ट राइट। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन के ही नाम पर इसका एसआई यूनिट रखा गया है। अ फोर्स कैन डू 3 थिंग्स ऑन अ बॉडी। कौन कौन से 3 थिंग्स कर सकता है, लेट अस सी। पहला, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी राइट। तो आप सबको मालूम है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और हमें स्पीड उसकी बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, अगर हमने फोर्स लगाया तो उसका स्पीड बढ़ सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी राइट, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट अगर हम इस तरीके का फोर्स लगाते हैं और उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, सपोज कोई एक फुटबॉल खेल रहा हो राइट, फुटबॉल खेलता है तो एक किक किया, दूसरे साइड अपने फ्रेंड्स की साइड में कर दिया, तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया राइट। इवन हम कई बार डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, तो फोर्स से क्या होता है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है। थर्ड थिंग, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी राइट। शेप, जैसे आपने रबर बॉल ले लिया राइट,
या फिर कोई इलास्टिक बॉडी लिया है तो उसको आप जो है स्ट्रेच कर सकते हो, राइट, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी उसके साइज को आप इजीली चेंज कर सकते हो। लेट अस सी अब इनर्सिया क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर इनर्सिया, ठीक है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्सिया। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, इनर्सिया जो होता है बेसिकली इट इज द टेंडेंसी टू रेसिस्ट एनीथिंग, राइट। ये क्या होता है, इनर्सिया किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसकी एक टेंडेंसी होती है। इनर्सिया क्या है, इनर्सिया कुछ है नहीं, इनर्सिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, राइट, विच कैन अपोज द मोशन, राइट। तो ये मोशन को अपोज करेगा या रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बना रहता है। लेट अस सी अब इनर्सिया जो होता है ना वो मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मास पर। सो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्सिया। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर मास ज़्यादा हुआ किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, सपोज हम यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट, एक का मास है 2 kg और एक का मास है 5 kg, ठीक है। तो मुझे बताना कि मास किसका ज़्यादा है, मास तो इसका ज़्यादा है, यानी ए और बी बॉडी हो गया, सपोज बी बॉडी का मास ज़्यादा है 5 kg, तो इनर्सिया किस पर ज़्यादा लगेगा, इसी पर, बी पर सबसे ज़्यादा इनर्सिया लगेगा, ठीक है। तो जिसका मास होता है उसका ही इनर्सिया ज़्यादा होता है। इट मीन्स मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्सिया, या आप बोल सकते हो इनर्सिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बताओ, अच्छा जो मास होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, kg। आप जैसे इन दोनों बॉडीज को देख रहे हो। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट इज मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। अब देखो स्टूडेंट्स, मोमेंटम जो होता है ना, एक जनरल इंट्रोडक्शन जो हम देते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ना। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। बट ध्यान रखना कि मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। किस पर, मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हुआ ना तो आपका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आपसे कोई बोला कि बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, बट इफ द मास इज डबल, मास इज डबल, देन व्हाट हैपन इन, इफ द मास इज डबल देन व्हाट हैपन इन मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम और मास में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन है, उसमें भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट जो होगा मोमेंटम का, आप यहाँ से देख सकते हो, एम का जो यूनिट होता है, एम का, ये हमने मास एंड वेलोसिटी देखा ना, एम का होता है kg और v का क्या होता है, एम का हो गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, मास, ये स्क्रॉल हो जा रहा है, मास का हो गया आपका kg, ओ माय गॉड, मास का हो गया आपका kg, क्या भाई, मास का होगा kg एंड v का हो गया आपका वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो आपका क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट हमारा हो गया, ये क्या क्या हो गया है, नेक्स्ट है हमारा, यस, हेडिंग चल नहीं रही है, स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू। वो थोड़ा सा जो है ये चल नहीं रहा था हाईलाइटर। सो नेक्स्ट, अभी अब मोमेंटम पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपसे पूछा सकता है, नेम 2 फैक्टर विच डिटरमाइन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, राइट, मोमेंटम निकालना है। तो अभी आपने 2 फैक्टर पूछा ना, आपको फार्मूला क्या मालूम है, P = mv, तो कौन कौन से ये 2 फैक्टर आप एक तो बता सकते हो, मास एंड दूसरा हो गया आपका वेलोसिटी, क्लियर। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हो गया, अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हो गया आपका, इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया होता है, ठीक है। और इनर्सिया क्या है वो आप पहले से ही जान चुके हो कि द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच रेसिस्ट द चेंज और
which resists the change or rest or uniform motion is called inertia, and this is the first law of motion. ठीक है, तो न्यूटन ने इसी लॉ के बारे में बताया था कि इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ. लेट अस सी द सेकंड लॉ. सेकंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड सेकंड लॉ. ठीक है, तो इसी में आपको प्रूफ करना होता है क्या? F इज इक्वल टू एम ए. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने क्या देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो जो फोर्स होता है वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के. तो मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से. ठीक है, अब इसमें चेंज आ रहा है मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P, राइट. डेल्टा P का मतलब क्या हो गया? डेल्टा P मतलब हो गया P2 माइनस P1, यानी कि दूसरा चेंज से लेकर के पहले चेंज. यानी अगर यहाँ पर जो है P1 है मोमेंटम और यहाँ पर P2 है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालने के लिए हम ऐसे तो करते हैं जैसे कि हमने एक्सेलरेशन में किया था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट. तो डेल P अपान क्या हो जाता है? डेल T. इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, अच्छा डेल T ना लगाओ. डेल T लगाने से ऐसा हो जाएगा कि टाइम भी अलग अलग है, तो यहाँ पर आप डेल P अपान T लगाएंगे, राइट. अब हम चलते हैं. अब डेल P को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अगर आप इसे आपका प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कोई कांस्टेंट मिलेगा, K सपोज हम. ठीक है, कोई कांस्टेंट मिला और ये डेल P अपान T हो गया. अब ठीक है, यहाँ पर K इज इक्वल टू अगर हम लेट कर लेते हैं 1, तो आपका ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू डी पी अपान टी. ओके, अब स्टूडेंट्स आप जानते हो कि डेल P इज इक्वल टू हमने क्या बोला? P2 माइनस P1 लिख सकते हो, यानी F इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपान T. ओके, और P इज इक्वल टू क्या होता है मोमेंटम में? ठीक है, यहाँ पर P2 इज इक्वल टू आपका हो गया mv. ठीक है, mv, और P1 इज इक्वल टू आपका हो गया mu. ओके, तो हम इसकी जगह पर यहाँ पर लिख लेते हैं F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपान T. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मास है वो तो सेम है दोनों बॉडीज़ का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू m, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ भी दोनों सेम है, तो m कॉमन हो गया, तो क्या बचा आपके पास? v माइनस यू अपान टी. ओके, और आपको मालूम है कि v माइनस यू अपान टी क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन. तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m वैसे ही रहेगा, और v माइनस यू अपान टी की जगह पर क्या लिखेंगे? a. एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो ये शो करता है सेकेंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. F इज इक्वल टू एम ए. थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आते हैं स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है. थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या हो जाता है? टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर हम जितना फोर्स लगाएंगे ये भी तो हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो फोर्स जो हो जाता है वो इक्वल हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन हम क्या देख रहे हैं? डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा. ठीक है, ये इस साइड से फोर्स लगाएगा तो ये जो है वो इस साइड से फोर्स लगा रहा है. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, विच इज़ कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ. क्या बोला जाता है इसको? एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोला जाता है. ठीक है, तो वो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. आगे हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो लेट अस सी स्टूडेंट्स, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं. क्या हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं. एक हो गया ऑब्जेक्ट ए और दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट बी. सपोज कर लेते हैं कि एक का जो मास है वो है m1 और दूसरे का जो मास है वो है m2. आप कैपिटल M स्मॉल m जो भी लेना हो आप ले सकते हो. ये जस्ट केवल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके मास को. ठीक है, आप m3, m4, ma, mb कुछ भी लो. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो है u. क्या है? u है.
ठीक है। सपोज इसका U1 है और इसका क्या है U2 है, ठीक है। लेकिन ये साथ साथ चलते रहते हैं, बाद में क्या हो जाता है, इन दोनों कोलाइड कर जाते हैं, कोलिजन हो जाता है, इन दोनों में क्या हो जाता है, कोलिजन, इन दोनों का टक्कर हो जाता है बीच में। तो जब टक्कर होगा तो ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स तो ये भी लगाएगा, यानी कैसा, विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ कॉल्ड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो सपोज इसने लगाया फोर्स FA, ठीक है, तो ये वाला भी लगाएगा FB फोर्स, ठीक है, इस तरफ। लेकिन ध्यान देना ये अपोजिट लगा रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे -FB, ठीक है। तो इसी को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में सपोज हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि FA इज इक्वल टू -FB, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि F इज इक्वल टू हो जाता है MA, राइट। तो A लिखो या फिर हम डायरेक्टली A की जगह पर चलो एक स्टेप और भी कर लेते हैं। ये हो गया M1A इज इक्वल टू M2A, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा M1A की जगह पर आपका क्या हो जाता है, ये A बॉडी का है तो यहाँ पे A1 A2 भी लिख सकते हो, ठीक है। A इज इक्वल टू आपका होता है V माइनस U/T, राइट। और M2 इज इक्वल टू भी होता है, ये A2 इज इक्वल टू भी आपका हो जाएगा V माइनस U/T, ओके। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि ये M1 है तो यहाँ पर भी ये हम V1 U1 कर लेंगे और इस साइड हम V2 U2 कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो कि कुछ कॉमन मिल रहा है क्या यहाँ पर जो कि कट सके, तो हाँ टाइम जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा M1 एंड V1 माइनस U1 इज इक्वल टू M2, ये माइनस में है स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस है ना तो इस साइड भी माइनस रहेगा, तो इस साइड भी आपका माइनस, ये हो गया आपका V2 माइनस U2, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। M1 का V1 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 V1 माइनस M1, ठीक है, M1 U1 इज इक्वल टू, इसी तरीके से आपका ये वाला M2 है, ठीक है। तो M2 का मल्टीप्लाई V2 में तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस M2 U2, और ये माइनस माइनस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी ये हो जाएगा प्लस M2 V2, U2 है ना, U2 पहले V2 का हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको V1 को एक साइड कर लेना है और U1 को एक साइड कर लेना है। तो फाइनल में अगर आप देखो तो फाइनल में आपका मिलता है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, and this is called the conservation of momentum। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो है वो आ जाता है इक्वेशन। ये वाला जो मोमेंटम है ये क्या है, u है, यानी बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, ठीक है, ये बिफोर द कोलिजन है। एंड v जो होता है क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी होता है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड फाइनल मोमेंटम, ठीक है, या मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। लेटेस्ट सी स्टूडेंट्स आप पर कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे आपसे पूछा सकता है कि डिफाइन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो मोमेंटम आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट द टोटल मोमेंटम, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम से यानी कि यही आपको कंजर्वेशन है, ये आपका क्या है, इसी को बोलते हैं टोटल मोमेंटम। ये बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, ये दोनों का जो सम हो गया, ये दोनों जो इक्वल दिख रहे हैं ना, यही हो गए आपके टोटल मोमेंटम। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ऑफ टू बॉडीज इज कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। तो ये आपका इसी में हो जाएगा, ठीक है। सपोज इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ स्पेस था लेकिन हमने थोड़ा सा इसको प्रॉपर स्पेस लेकर के करना चाहिए था। ओके, लेट अस सी। अब हमारे ये ना 2 चैप्टर से हो गए आपके क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो कंजर्वेशन, इससे विच वन हैज़ ग्रेटर इनर्सिया, इनर्सिया से अगर रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टोन ऑफ 1 kg या फिर 5 kg, तो 1 kg या 5 kg किस पर इनर्सिया ज़्यादा होगा, 5 kg वाले पर, क्योंकि क्या है, इसका मास ज़्यादा है।
ठीक है। फोर्स का इफेक्ट पूछा जाए तो इफेक्ट क्या है, इट कैन चेंज द स्पीड, इट कैन चेंज द शेप, इट कैन चेंज द साइज, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, इफेक्ट हो गए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपने ऑलरेडी देख लिया। स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विथ इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो वो आपने देख लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो वो आपका हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता ही है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट अपने आ जाते हैं ग्रेविटेशन पर, ठीक है। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और फर्स्ट ये थर्ड चैप्टर इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। क्लियर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में आपका हो जाता है, अब सबसे पहले बात ये आती है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है ना कि पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, पूरा यूनिवर्स है, और वो पूरा यूनिवर्स जो है वो एक जगह फिक्स है ना, फिक्स है, या फिर किसी की चारों तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्यों होते हैं, क्यों ये सभी एक जगह फिक्स हैं, क्यों ये सभी कोलाइड नहीं कर जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो सन हमें इतना दूर दिख रहा है, क्यों अर्थ से अट्रैक्ट नहीं कर लेता है, हाँ, अर्थ से नहीं अट्रैक्ट कर लेता है, या जितने भी प्लैनेट होते हैं, या जितने सैटेलाइट हैं, या जितने भी सन हैं, तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक ग्रेविटी होता है जो सभी को बाइंड करके रखता है, ठीक है, सभी को एक जगह फिक्स रखता है। सभी अगर रोटेट कर पा रहे हैं या इनका रिवोल्यूशन हो पा रहा है तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे मेन है और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर बन जाता है दैट इज़ द ग्रेविटेशन। ओके, अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इट मीन्स द ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट होल यूनिवर्स, ठीक है, इट मीन्स the gravitation which bind the universe is called universal gravitation, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अब इसी में आपसे पूछा सकता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हमें जो है जिनके बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे उनकी बॉडीज़ का हमें मास पता होना चाहिए एंड डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। लेट अस सी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को। सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं दो बॉडीज़, ठीक है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम हो गया बी, ठीक है। सपोज़ जो आपका पहला बॉडी है उसका मास जो है कैपिटल एम है एंड दूसरे का है स्मॉल एम। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना उसे हम डी से सपोज डिनोट कर रहे हैं, किससे हमें पता नहीं, हम किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में ऐसा कंपेयर कर सकते हैं। हम सन अर्थ के बीच में, या फिर सन अपने सोलर सिस्टम का जो हेड है सन, या फिर किसी दूसरे जैसे सीरीज, किसी से भी हम कंपैरिजन करा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि ये जो मास है, जो ग्रेविटी होती है ना, आपने फील किया होगा कि ग्रेविटी जो होती है वो मास पर डिपेंड करती है ना। जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है। हम देखते हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जल्दी से आ जाता है जिसका ग्रेविटी ज़्यादा होता है, राइट। हम एयर रेसिस्टेंस की बात को हटा दें तो क्या होता है कि जो फोर्स होता है, इसका जो स्टेटमेंट है ना, दैट इज़ force is directly proportional to the mass of the object, तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, अब दोनों मास का होगा क्योंकि हम दो मास के बीच में, तो कैपिटल एम स्मॉल एम। सपोज हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा ना कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमारी ग्रेविटी कम होती है, राइट। तो डिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम इन दोनों ही इक्वेशन को एक साथ ले आएँ तो क्या मिलेगा, F इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमको मिलता है एक कांस्टेंट,
और यहाँ पर जो कांस्टेंट मिलेगा वो होगा कैपिटल जी, और बाकी चीज़ें हम वैसे ही लिख लेंगे स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका नया फार्मूला विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स फार्मूला। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर एक एक करने की बात हो तो यहाँ पर जो कैपिटल जी है ये है आपका ग्रेविटेशन, क्या है, यही है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और ये जो होता है ना कैपिटल जी, ये हर जगह सेम होता है। अब इस चीज़ को निकाला किसने था, ठीक है, तो इसको निकाला था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने इस चीज़ को के बारे में बताया था, ठीक है, कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या एक ग्रेविटेशन होता है जो हर जगह सेम रहता है। क्लियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हर जगह सेम है मतलब ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है ना स्टूडेंट्स, वो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, और ये वैल्यू होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा, कैपिटल एफ का फॉर्म जो एसआई यूनिट क्या होगा, वो क्या होगा, वो न्यूटन ही होगा, ठीक है, वो चीज़ वो आपका सेम रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। सपोज एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं, इस पर करते हैं। तो अगर आपको कैपिटल एम की वैल्यू सपोज दिया है, ठीक है, यहाँ M1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल एम। तो कैपिटल एम का जैसे वैल्यू दिया हुआ है कि दिया है 3 इंटू 10⁵, राइट, एंड स्मॉल एम यानी दूसरी बॉडी का जो मास दिया है वो दिया है 2 इंटू 10⁻², ठीक है, एंड डिस्टेंस दिया हुआ है सपोज 2 ले लेते हैं मीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है एफ़, वैल्यू ऑफ एफ़, ठीक है, फार्मूला आपको पता ही है, एफ़ इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी, और कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इंटू कैपिटल एम की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁵, एंड स्मॉल एम की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻², राइट। अब डी स्क्वायर है, डी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से देखो स्टूडेंट्स कुछ कैंसिल होगा क्या, ये काट दो, 2 जा 4, ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा। तो यहाँ 6.7 का 3 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, ये आ गया 1, बचा 2 इधर, एंड 3 6 जा 18 और 2 20, यानी आ गया आपका 20.1 इंटू 10 की पावर कितना है स्टूडेंट्स, ये 5 और 2, यानी हो जाएगा 5 to 7, और 7 - 11 कितना होगा स्टूडेंट्स, 7 - 11 या 11 - 7 अगर आप करते हो तो 4 होता है, बट यहाँ 7 - 11 करेंगे तो -4 हो जाएगा। सो अपॉन 2, ठीक है, ये है। अब इसको अगर आप डिवाइड करो 20 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका आ जाएगा 2 10 जा 20, ठीक है, और ये 1 है तो आपका यानी कि 0 टाइम जाएगा तो 10.0, और अगर आप एक बार और ले जाओगे तो 5 बार जाएगा, इंटू 10 पावर आपका हो जाएगा -4 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया आपका 10.05 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। अब बात आ जाती है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, राइट। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, फर्स्ट इट बाइंड अस टू अर्थ, ठीक है, इसने हमको अर्थ से बाइंड करके रखा है ना, अदरवाइज हम तो कहीं भी उड़ रहे होते, ठीक है, अर्थ। दूसरा रोटेशन, ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, उसी तरीके से प्लैनेट का रिवोल्यूशन हो गया, सैटेलाइट का रिवोल्यूशन हो गया। सो ऑल दिस बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बाइंड all the body to the universe. So these all the importance of universal gravitation, right? Okay students, अब आ जाता है नेक्स्ट फ्री फॉल। स्टूडेंट्स फ्री फॉल क्या है, when an object, if we throw any object, ठीक है, सपोज हम एक बॉल ले रहे हैं, ठीक है, बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो फ्रीली नीचे की तरफ आता है।
और फ्रीली नीचे की तरफ क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। किसके कारण आता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. So this process is called free fall. What is free fall? It means when we throw any object, then it move towards the earth freely is called free fall. Okay students. अब फ्री फॉल जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन. जब देखो, जब ये बॉल जो है ना, ये जो बॉल है नीचे की तरफ आएगा तो एक एक्सेलरेशन के साथ में आएगा ना. एक्सेलरेशन मतलब एक वेलोसिटी के साथ में आएगा. वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में आएगा, है कि नहीं? तो ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन क्यों होता है? कोई भी बॉल ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आ रही होती है? बिकॉज अर्थ जो है, अर्थ में एक ग्रेविटी होती है ना, अर्थ में अट्रैक्शन होता है, अर्थ पर एक एक्सेलरेशन काम करता है जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. किसे? स्मॉल जी से. और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन. ड्यू टू ग्रेविटेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द, हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्मॉल जी, राइट? ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये है आपका स्मॉल जी और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन. स्मॉल जी की अगर यूनिट की बात होती है तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे कि एक्सेलरेशन का होता है. ठीक है. अब अर्थ की अगर ग्रेविटी की बात करी जाती है तो वो अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस चीज़ को हम करके भी देखेंगे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है. ओके. अब देखो स्टूडेंट्स, आप ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको निकालना है. ग्रेविटेशन अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? लेट अस सी. तो आपको मालूम है फ्रॉम द सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हुआ है? न्यूटन का सेकेंड लॉ. न्यूटन का सेकेंड लॉ, टेल मी व्हाट इज़ द न्यूटन सेकेंड लॉ? ये है F इज इक्वल टू एम ए होता है ना. F इज इक्वल टू एम ए, राइट? अब यहाँ पर जो हम A को डिनोट कर रहे हैं, हमारे पास अगर कोई भी अर्थ की तरफ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ना. और उस ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से. तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम जी. क्यों? क्योंकि A इज इक्वल टू हम लेट कर रहे हैं क्या? G. व्हाट इज़ A क्या है? A भी एक्सेलरेशन है एंड G क्या है? G भी एक्सेलरेशन है. ठीक है. ये G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन है, राइट? तो अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखो तो F इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है ना क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर. यही था फार्मूला, इज इक्वल टू एम जी. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखो तो ये स्मॉल m कट जाएगा, बचा क्या आपके पास? ये स्मॉल g इज इक्वल टू बचा ये कैपिटल G कैपिटल M अपॉन D स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, वहाँ पर जब हम D स्क्वायर यूज़ कर रहे थे ना, वो वाला जो था वो जो है वो डिस्टेंस हम ले रहे थे, कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम कंपेयर कर रहे थे ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में निकाल रहे थे. लेकिन यहाँ पर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी निकालनी होगी. ठीक है. जैसे अर्थ की ग्रेविटी निकालनी है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं. अब अर्थ की ग्रेविटी निकालने के लिए हमें सन की ग्रेविटी या सन का मास के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है ना, या सन से अर्थ का डिस्टेंस जानना ज़रूरी नहीं है. तो हमें सिर्फ अर्थ पर ग्रेविटी निकालनी होती है. तो उसके लिए हम डी की जगह पर क्या लेंगे? आर ले लेंगे. आर क्या होगा? रेडियस, यानी अर्थ का हमें रेडियस जानना होगा. तो हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, या आप इसको कैपिटल R भी लिख सकते हो. कैपिटल R क्या हो गया? ये रेडियस हो गया आपका. और M क्या है? मास. और कैपिटल G तो आपको पता ही है क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस फार्मूले की हेल्प से आप अर्थ की ग्रेविटी निकाल सकते हो. आपको पता होना चाहिए सिंपली कि मास, अर्थ का मास क्या होता है, और अर्थ का मास पता रहेगा तो यहाँ पर रख देंगे, और रेडियस अर्थ का क्या होता है उसको लिख करके आप यहाँ पर लिख देंगे. तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये याद रखना, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन की वैल्यू, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखो तो जैसे हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्स इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी. तो फोर्स जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है. तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 2 एग्जाम्पल इन डेली लाइफ विच आर बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रॉकेट किस पर काम करता है स्टूडेंट्स? रॉकेट किस पर बेस काम करता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस होता है, ठीक है, या तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। नेक्स्ट आ जाता है नेम 2 फैक्टर विच डिटरमाइन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मोमेंटम, बॉडी की मोमेंटम आप निकालने के लिए हम अब कौन से फैक्टर, वो अभी हमने क्वेश्चन में भी बताया था जब हम टॉपिक कर रहे थे, ठीक है। आगे हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो आप इजीली कर सकते हो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो भी आप कर सकते हो इजीली। आपसे पूछा जाए रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो वो भी आप बता सकते हो, है कि नहीं। ये सारे टॉपिक हमने देख लिया। आपसे पूछा जा सकता है कि मास और इनर्शिया का क्या रिलेशन होता है, तो वो भी आप बता सकते हो कि कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स दैट मेंशन एनी 2 इफेक्ट ऑफ फोर्स या 3 इफेक्ट 4 इफेक्ट, या क्या होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो वो भी आप बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, ये स्टूडेंट्स, ये हमने अभी नई बार डिस्कस किया। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? जैसे स्टूडेंट्स आप कोई एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका पूरा फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा हो, ठीक है, इट मीन्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवल एंड इट्स अ फोकस टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, इट्स फोकस टूवर्ड्स द सेंटर, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर इसका फोकस जो है या फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में जैसे आप दही से मक्खन निकालते हो तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या हो गया? जो प्लैनेट्स का मोशन होता है अराउंड द सन, या फिर सैटेलाइट्स का मोशन होता है अराउंड द प्लैनेट, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपसे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पूछा जाता है कोई भी चीज़, तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मेंशन एनी 2 इफेक्ट, ये सब आप बता ही सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाए तो वो आप बता सकते हो। लेट्स सी कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे कि आपसे पूछा गया विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 1 kg मास 10 मीटर पर सेकेंड एंड 2 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है ना मोमेंटम, तो आपको मोमेंटम यहाँ पर मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 kg का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो आपका हो जाएगा 10, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 = 8। तो बताओ किसका मोमेंटम ज़्यादा है? तो पहले वाले का ज़्यादा है, तो यानी कि पहली बॉडी का जो है वो फोर्स ज़्यादा लगेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज़ डबल व्हाट हैपन इफ़ इट्स एक्सेलरेशन इफ़ द अप्लाइड फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या है क्वेश्चन में कि मास ऑफ द बॉडी इज़ डबल इफ़ इट विल हैपन इट्स एक्सेलरेशन अप्लाइड द फोर्स। तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स की फार्मूला होता है F = ma। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका जो फोर्स है ना वो तो सेम है, सपोज़ फोर्स जो है वो 1 है, ठीक है, लेकिन मास जो है पहले तो मास जो है वो सीधा सपोज़ 1 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो 1/1 करोगे तो एक्सेलरेशन तो 1 आएगा, लेकिन अगर बोल रहा है कि इसको डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? डबल। तो आप देखो फोर्स वैसे ही है और अगर मास को आपने 2 कर दिया तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा ना, यानी कि एक्सेलरेशन अब क्या हो गया? आधा हो गया। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर मास जो है वो डबल किया जाता है और फोर्स कांस्टेंट रहता है, यानी फोर्स फिक्स है, तो फिर उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो भी आधा हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑन विच नेट एक्सेलरेटेड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज 0। स्टूडेंट्स ध्यान देना कि यहाँ पर फोर्स 0 है ना, अगर फोर्स 0 है तो वेलोसिटी और आपका एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन जो हुआ वो आपका 0 हो गया। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप जानते ही हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बना लेना है, एक साइड आपको रिप्रेजेंट करना है वेलोसिटी को और दूसरे साइड आपको रिप्रेजेंट करना है टाइम को, ठीक है। और स्ट्रेट या फिर आपको रेस्ट की तरह शो कर देना है, ठीक है, रेस्ट की तरह ही आप शो करो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है।
रेस्ट की तरह आपको सो कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, सो होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मोमेंटम, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और नेक्स्ट है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो। आप इन सारे टॉपिक का अच्छे से रिवाइज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। मिलते हैं किसी नए सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।